सबसे टफ आपको या इंटेलिजेंट कौन लगा? वो है शशि रविशंकर, उस टाइम नंबर 1 पे थे वो। अब इंडिया जाना आपके लिए पॉसिबल है या नहीं? उनके लिस्ट में तो नंबर 1 टेरर जाकिर नाइक है, तो वापस जाने के चांसेस तो नहीं है। बड़े तादाद में गैर मुसलमान अगर इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करते हैं तो मैं उनके लिए टेररिस्ट ही बन गया ना। वो बांग्लादेशी बम वाला भी आपके हाथ से निशान दिया। लेकिन जाकिर नाइक के लेक्चर देख के वो नो टेररिस्ट अटैक किया। मोदी साहब को कोई मशवरा देंगे? सबसे बड़ा खिलवाड़ उन्होंने किया, जो कश्मीर की आज़ादी उसको हटा दिया। दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव घर किसका है? मुकेश अंबानी की। उसकी प्रॉपर्टी किसकी है? वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी। अभी मुसलमान को जागना चाहिए। अगर एक मस्जिद हमारी बाबरी मस्जिद गई, अगर ये अमेंडमेंट बिल पास हो गया तो हजारों मस्जिद जाएंगी। अगर आप नहीं जागेंगे आज, अल्लाह आपको दोषी ठहराएंगे। जब शाहरुख खान आपसे मिलते हैं तो किस चीज पे बात करते हैं? क्या इम्पोर्टेंट है रखना? पाकिस्तान का बात। আজ আপনাদের সামনে আপনাদের প্রিয় মানুষের একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। পাকিস্তানের একজন ইউটিউবার যার নাম নাদির আলী, তিনি ডক্টর জাকির নায়েকের সঙ্গে একটি পডকাস্ট করেছেন। আর এখানে তিনি ডক্টর জাকির নায়েকের জীবন সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন জানার চেষ্টা করেছেন, যেগুলোর উত্তর ডক্টর জাকির নায়েক খুব সুন্দরভাবে দিয়েছেন। যেমন, ভারত কেন আপনার ওপর প্রতিবন্ধ লাগিয়েছে? আপনি কি আর কখনো ভারতে আসবেন না? আপনার ছেলেবেলা কেমন কেটেছে? আপনার দাওয়াতের তাবলিগি সফর কেমন ছিল? বাংলাদেশে কি কখনো যাওয়ার ইচ্ছে ছিল? আর বাংলাদেশের বিস্ফোরণ? এছাড়াও তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন এই পডকাস্টে। এই উত্তরগুলি জানতে আপনারা শেষ পর্যন্ত জুড়ে থাকুন। আর আপনি যদি ডক্টর জাকির নায়েকের একজন সত্যিকারের ফ্যান হয়ে থাকেন তাহলে ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন। তবে চলুন ভিডিওটির মূল অংশের দিকে। पहले हम बिल्कुल बचपने से शुरू करेंगे। 1965 में आपकी पैदाइश हुई, जो कि विकिपीडिया बताती है, सही है? जी हाँ, 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर। अच्छा, इत्तेफाक से 18 अक्टूबर मेरी भी है। 92 जी, 18 अक्टूबर 1965 में आपकी पैदाइश हुई है मुंबई में, और बॉर्न एंड रेज वहीं के आप। और आप थोड़ा सा बताइए मुझे कि बचपन का जो जाकिर नाइक था, जो छोटा सा बच्चा था, वो कैसा था? शरारती था, शायर था, इंट्रोवर्ट था, एक्सट्रोवर्ट था, क्या था? अल्हम्दुलिल्लाह, बचपन में आप मुझे कह सकते थे कि मैं शरारती था। अल्हम्दुलिल्लाह, साथ साथ अक्सर लोग जानते हैं कि बचपन से मैं हकलाता हूँ। अच्छा। अगर कौन मुझसे पूछता था कि मेरा नाम क्या है तो मैं कहता था मेरा नाम है जाकिर। तो बचपन में हकलाता था। और पूरे स्कूल की ज़िंदगी में हमारे स्कूल सेंट पीटर्स हाई स्कूल में एक सब्जेक्ट होता था पब्लिक स्पीकिंग, या स्पीकिंग होता था। तो उसके अंदर टीचर्स मुझे PF देती थी, पास फेल। कह सकते थे कि मुझ पे तरस खा के, क्योंकि बात करने में तो मखलाता था, तरस खा के मुझे PF देती थी। तो बचपन से मखलाता था। और स्कूल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में वो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट मुझे पसंद था। और उसके अंदर हमेशा अक्सर मुझे अवार्ड मिलता था बेस्ट इन मैथमेटिक्स थ्रू आउट माई लाइफ। एंड ऑफ कोर्स हमारे स्कूल के अंदर हायर स्टैंडर्ड के अंदर देयर वर 2 सेक्शन, वन वाज ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2। तो IGCSE जो हमारा बोर्ड कैम्ब्रिज बोर्ड था पहले, बाद में इंडिया में शिफ्ट हो गया। तो उसके अंदर 8th 9th 10th आखिरी 3 साल में ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2 होता था। ऑल्टरनेटिव 1 मतलब हायर लेवल ऑफ साइंस एंड मैथ्स, एंड ऑल्टरनेटिव 2 मतलब लोअर लेवल ऑफ मैथ्स एंड साइंस। सो मैं ऑल्टरनेटिव 1 में था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल एक प्रोटेस्टेंट स्कूल थी, क्रिश्चियन स्कूल थी मुंबई में, लेकिन उसके अंदर 80% से ज़्यादा माशाल्लाह मुसलमान पढ़ते थे। सही। तो हमेशा बचपन में जहाँ तक के स्टडीज़ का सवाल था, अल्लाह के फजल से काफ़ी मैं आगे था, सही था। लेकिन स्पोर्ट्स में हमेशा, स्पोर्ट्स के अंदर एवरेज था। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक बार रेस जीतना चाहता, रेस जीतना चाहता था स्कूल के अंदर। लेकिन अल्लाह की मर्जी थी, स्कूल लाइफ में कभी भी नहीं जीता। लेकिन जब कॉलेज लाइफ में मैं गया
तो एक मुसलमान दोस्त ने मैंने ऐसा पूछा कि ये 10 किलोमीटर रेस का हाईएस्ट रिकॉर्ड क्या है, तो हंसने लगा मुझ पर। रिकॉर्ड पूछ रहे, चल के दिखाओ, तो भागने की बात दूर है। और कौन मुझे जब चैलेंज करता है तो मैं हमेशा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, बट नेचुरली सी इन द सिचुएशन, नॉट एनी इलॉजिकल चैलेंज। तो मेरे पास 1 हफ्ता था वो रेस में दौड़ने के लिए, और कॉलेज ये मेडिकल कॉलेज की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह की वजह से 10 किलोमीटर में मुझे गोल्ड मेडल मिला। जी हाँ, 10 किलोमीटर में गोल्ड मेडल। एंड देन आई वेंट ऑन द स्टेट लेवल। सो आई वाज मोर ऑफ अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर इन माय कॉलेज डेज, दूर की दौड़ जिसके अंदर स्टैमिना इज रिक्वायर्ड, नॉट शॉर्ट डिस्टेंस। माय सन फारिक इज मोर शॉर्ट डिस्टेंस रनर, इज अ स्पोर्ट्समैन। तो जहाँ तक कि एथलेटिक्स में था, वो मेरी ख्वाहिश थी स्कूल में, लेकिन अल्लाह ने उसे पूरी किया इन द कॉलेज लाइफ। एंड स्पोर्ट्स के अंदर ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू लाइक फुटबॉल। द स्पोर्ट्स आई नेवर यूज्ड टू लाइक वाज क्रिकेट। आई फेल्ट क्रिकेट वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्रिकेट में तो हमारी इंडिया पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो स्पोर्ट्स है वो क्रिकेट है। टीवी टूटते हैं। हमारी मैडम एक बात बोलती थी कि क्रिकेट में 2 लोग खेल रहे हैं, बाकी 9 लोग खड़े हुए देख रहे हैं। ये अजीब गेम है, लेकिन बड़ा मशहूर है इंडिया पाकिस्तान में। इंडिया पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, लेकिन मेरे लिए से इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। वेस्ट ऑफ टाइम। उसमें जहाँ तक कि एक्सरसाइज काफ़ी कम है कंपेयर टू द अदर स्पोर्ट्स। फुटबॉल इज गुड। फुटबॉल है, हॉकी हो, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, सही। उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी अपनी टीम से बोल रहा था, मैंने कहा माशाल्लाह देखें यार डॉक्टर साहब, दुनिया में भी जन्नत में रह रहे हैं, इंशाल्लाह आखिरत में भी जन्नत। दुनिया में भी इतनी खूबसूरत जगह है कि ग्रीनरी और पुत्रा जाया, इतनी प्यारी जगह है आपने जो चूज की है। इंडिया से हिजरत करनी पड़ी। इंडिया याद आता है आपको? इंडिया ऑफ कोर्स। ओवरऑल तो जो अल्लाह ताला ने जो प्लान किया, मकरूम खैर माफिन, अल्लाह सबसे बेहतरीन प्लानर है। तो इंडिया को छोड़ने का अफसोस तो हुआ पहले, फिर हम यहाँ हैं, काफ़ी फ़ायदे हुए, काफ़ी ओवरऑल। लेकिन जो मिस करते हम इंडिया में, वो जो दावत हम बड़े खुले मैदान में आम करते थे, 10-10 लाख लोगों का रश। जी हाँ, मुसलमान गैर मुसलमान के साथ। हाँ। और गैर मुस्लिम तकरीबन 25%, 20 से 25% रहते थे। तो अगर मजमा होता था लाख का, तो उसमें से 25%, 25% होते थे, 25,000 होते थे गैर मुस्लिम। तो मजमा 5 लाख का होता था, बहुत बड़ी बात होते थे। मजमा 1 मिलियन का भी 10 लाख का, तो उसमें से 2.5 लाख पता चला, 2.5 लाख गैर मुस्लिम होते थे। तो वो जो मंजर है, इंडिया के अलावा सिर्फ 2 या 3 मुल्क में और हो सकता है। अच्छा, हो सकता है इंडिया की टक्कर का इतना बड़ा मजमा। कहाँ? एक वो तो पाकिस्तान में, बिल्कुल ठीक है। एक हो सकता है बांग्लादेश में, ठीक है, और एक इंडोनेशिया में। बिल्कुल, तीनों सही नाम लिए। और अभी तक के मैं पाकिस्तान जब गया था, उस टाइम तो मैं तकरीर नहीं करता मुकर्रर थाने में। पहले बार पब्लिक स्पीच जो छोटे लेवल के ऊपर मेरा ऑर्गेनाइज में 1992 में दी थी, पब्लिक में 1994 में दी थी, 1993-94 में। और फिर बांग्लादेश जाने का मेरा प्रोग्राम बना था 2 बार। एक बार जब डॉक्टर इसाम शहीदात के साथ, वो मुझे ईयर याद नहीं, लेकिन आप अभी तक बांग्लादेश नहीं गए? अभी तक गया नहीं। तो 88 था या 92 था, ऐसा कुछ। दीदा साहब जाने वाले थे, तो मैंने भी वीज़ा लगा दिया, वीज़ा लग गया, वो ट्रिप कैंसिल हो गया, तो मैं गया नहीं। फिर 2013 की बात है कि मैंने वीज़ा लगाया था रियाद से। फिर वहाँ से इंटेलिजेंस की खबर आई कि मजमा बहुत बड़ा होने वाला है, अभी हालात सही नहीं है, तो आप पोस्टपोन करें तो बेहतर है। तो 2013 में भी वीज़ा लग गया, कैंसिल हो गया। पाकिस्तान का ऐसा सवाल आपने पूछा, पाकिस्तान आए, वो कहते हुए कब आएंगे? एक बार आ चुका। आप कब आएंगे? नेक्स्ट प्लान मेरी हुई थी जब मैं हिजरत किया, 2016 में हिजरत किया। मेरा मौका तो हो सकता है कि अभी कुछ महीने बाद वापस जाऊं, 1 साल बाद, 2 साल बाद। तो जब 3-4 साल बाद पता लग गया कि अभी जाने के तो चांसेस नहीं है इंडिया, तो मैं डिसाइड किया अभी पाकिस्तान जा सकता हूँ। तो 2020 के स्टार्टिंग में या 2019 के एंडिंग में जब डिसाइड किया कि अभी इंडिया जाने के चांसेस तो बहुत कम है, अभी पाकिस्तान जाने में कोई हर्ज नहीं,
पाकिस्तान में तो वेलकम करेंगे, काफ़ी दावत है, काफ़ी लोग जानते हैं जितने। डॉक्टर साहब मेरा सवाल वही रह गया, अब इंडिया जाना आपके लिए पॉसिबल है या नहीं है? इंडिया जाना तो एकदम आसान है, बाहर निकलना मुश्किल है। जाना तो इन्होंने तो रेड कार्पेट देगी, जाओ भाई आओ, अच्छा अंदर आओ, जेल में बैठो, अरेस्ट कर लेंगे वो? जाहिर है। अच्छा, उनके लिस्ट में तो नंबर 1 टायर जाकिर नाइक की। अगर मैं बड़े तादाद में गैर मुसलमान अगर इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करते हैं, अल्लाह उनको हिदायत देता है, तो मैं उनके लिए टेररिस्ट ही बन गया ना। हालांकि काफ़ी इल्ज़ाम लगा, लेकिन अल्लाह की मदद से एक भी इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, माशाअल्लाह। जी जी, वो बांग्लादेशी बम वाला भी आपके खाते में डाल दिया था? उससे शुरू हुआ, उसके पहले तो कोई प्रॉब्लम था नहीं मुझे। लेकिन बांग्लादेश के अंदर 1 जुलाई 2016 में एक धमाका हुआ, एक टेररिस्ट अटैक हुआ, जिसमें 4 या 5 टेररिस्ट इन्वॉल्व थे और कोई 21-22 फॉरेनर लोग की मौत हुई। उसके अंदर एक जो टेररिस्ट था वो मेरे फेसबुक का फॉलोअर था। अंदाजा बांग्लादेशी न्यूज़पेपर एक 3 जुलाई को इंफॉर्मेशन दी, वन ऑफ द टेररिस्ट वाज द फॉलोअर ऑफ डॉक्टर जाकिर नाइक ऑन द फेसबुक। इंडियन मीडिया ने उसको ट्विस्ट की जी और बोले ही वॉज इंस्पायर्ड। एक फॉलोअर होना अलग होता है और एक इंस्पायर्ड मुतासिर होके टेररिस्ट एक्ट करना अलग होता है, और एक फॉलोअर होना। तासुर दे दिया कि आपका साथी है। हाँ, लेकिन जाकिर नाइक के लेक्चर देख के उसने टेररिस्ट अटैक किया इनडायरेक्ट। तौबा है। तो इंडिया मीडिया में, और उस टाइम वो हफ्ते में अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम सर्च नेम इन द वर्ल्ड वाज जाकिर नाइक। आप गूगल के ऊपर जाकिर नाइक एवरी डे अबाउट 40-50 न्यूज़पेपर में, और इंडियन न्यूज़पेपर तो मुझे ओवरनाइट सर बिकते हैं, गवर्नमेंट ने मुझे और फेमस बना दी। तो इसीलिए मैंने कहा जज़ाकल्लाह। और जज़ाकल्लाह मतलब अल्लाह उनको जज़ा दे। जो लोग अरबी जानते हैं वो समझ गए मैं मैंने क्या कहा। इंग्लिश में थैंक यू भी कहा, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक जज़ाकल्लाह अलग होता है और एक जज़ाकल्लाह खैर अलग होता है। जज़ाकल्लाह मतलब अल्लाह उनको जज़ा दे, जैसा किया, अच्छा का अच्छा, बुरा का बुरा। वाह। इसलिए अगर मैं कोई मुसलमान अगर अरब से कहूँगा जो अरबी जानता है और इस्लाम जानता, जज़ाकल्लाह, क्या गाली दे रहे मुझे? क्या गाली भी हो सकती, गाली है नहीं, हो सकती है, लेकिन क्या मैंने कुछ गलती किया? तो जज़ाकल्लाह मतलब अल्लाह उनको जज़ा दे। तो अगर कोई गलत काम किया उसके लिए भी हो सकते हैं। तो सही में अगर किसी को आप शुक्रिया अदा करना चाहते, होना चाहिए जज़ाकल्लाह खैरन, अल्लाह आपको जज़ा दे आपके अच्छे काम का। बिल्कुल सही है, दुरुस्त। तो एक बात है कि मोदी से मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। इज्जत की इज्जत नहीं करता था मैं, और इज्जत करने से बहुत फ़ायदा हुआ। अल्लाह ताला का ये प्लानिंग है। अल्लाह ताला जो प्लानिंग करता है, तो जो लोग इस्लाम के दुश्मन रहते उनसे भी बहुत से अच्छे काम करवा लेता है। मोदी साहब को कोई मशवरा देंगे? वो तो बहुत मशवरा दे दिया। क्या कहेंगे मोदी साहब इस टाइम इंडिया के लिए कैसे हैं आपके नज़दीक? क्या अभी तो 10 साल तो बहुत रूल किया, अभी ये इलेक्शन के अंदर ज़रा उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई, हुई है, बहुत कम हो गई कंपेयर टू बिफोर। उन्होंने कहा था, उनकी पार्टी ने, और वो खुद कहा कि हम 400 पार करेंगे। 543 सीट से 543 543 सीट से उनको 400 से ज़्यादा मिलने वाले थे। अल्लाह की मदद से 50% भी नहीं मिले। पहले इलेक्शन में 50 से ज़्यादा मिले थे, 52-53% विद कोएलिशन हो गए थे। फर्स्ट इलेक्शन 2014 की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पार्टी अकेले 50% क्रॉस की, 54 या 55%, एंड विद कोएलिशन 59 हो गई थी। 2019 में अकेले उनकी पार्टी 58%, 59 हो गई, विद कोएलिशन कुछ 64-65 के ऊपर हो गई। तो इस टाइम बोले अकेले बीजेपी 400 पार मतलब ओवर 2/3 मेजॉरिटी अलोन बीजेपी, नॉट द कोएलिशन। तो 50% मिलने के लिए 272 उनको मिले, कुछ उससे कम मिले, 250 ऐसा कम मिले, और कोएलिशन के साथ वो 50% क्रॉस कर, तो फिर से प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन वो जो उनका रौब था, जो बढ़ते थे और लोगों ने खुदा मानने लगे, वो भी कम हो गया। इसीलिए जब उनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है और अगर कोएलिशन के साथ 2/3 होती, कुछ भी कर सकते, सही मनमानी कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन से खिलवाड़ कर सकते। और सबसे बड़ा खिलवाड़ उन्होंने किया
वो 370 आर्टिकल को उन्होंने बैन कर दी, निकाल दी, और कश्मीर की आज़ादी उसको हटा दिया। और उस वक्त ये चल रहा था जब 370 निकालने के पहले, कुछ महीने पहले, उनने अपने एक सबॉर्डिनेट, एक एमिसरी इंग्लिश में बोलते हैं, एक आदमी को भेजा मुझे मिलने के लिए मलेशिया में। मिलना चाहते थे, मैं बोला कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने एक 5 स्टार होटल में मुलाकात की इधर मलेशिया में, पुत्रजाय में। मैंने बोला आपको कौन भेजा है? तो बोला डायरेक्ट मुझे मोदी जी और अमित शाह ने भेजा, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। ये कभी की बात है, 2018 जब ये 370 आर्टिकल निकला कश्मीर का, उसके कुछ महीने पहले। सही। 18 था या 2018, तकरीबन 19 जो भी था। तो क्या बात हुई इसमें? उनने कहा कि हम आपके हमारे बीच में दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हटाना चाहते हैं। सही। तो मैंने कहा मेरे हिसाब से अगर मुझे कोई दुनिया में मेरे फैमिली के बाद अच्छी तरीके से जानता है वो आपकी इंटेलिजेंस है। मेरे फैमिली के बाद अगर मुझे कोई एकदम गहराई से जानता है वो आप लोग हैं। मेरी जिंदगी तो एक ओपन बुक है, खुली किताब है। वो अलग बात है कि आपको मेरे काम पसंद नहीं आते, लेकिन मैंने कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक भी हिस्सा आई हैव नॉट ब्रोकन एनी लॉ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। वो पैचअप करना चाह रहे थे आप लोग? हाँ बिल्कुल सही। क्यों? तो बात तकरीबन हुई 5-6 घंटे तक। अच्छा। वंश भी किया अपने साथ में। तो बोले नहीं आप इतने मशहूर है, हम आपके साथ होना चाहते हैं, हम चाहते आपको एकदम वापस इंडिया बुलाए, एकदम पूरे विद फुल, आप इतने मशहूर, आप इतना अच्छा काम कर रहे, आपकी नॉलेज क्या है दिन के बारे में, आप हिंदुइज्म की नॉलेज रखते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं बोला कहीं वो आप चाहते क्या है? बोले कुछ नहीं, हम चाहते ट्रैप तो नहीं था डॉक्टर साहब के आए तो पकड़ लो? अल्लाह वालों। अच्छा। तो मैंने बोला कि आप चाहते क्या है? नहीं हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाए। तो मैं उन्हें साफ कहा कि देखो आप अगर मुझसे कुछ काम लेना चाहते हैं, मैं मेरे देश के लिए, मुल्क के लिए काम करने को तैयार हूं। मेरी 2 शर्त है। एक शर्त है जो आप मुझे कहेंगे वो कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं होना चाहिए, नंबर 1 शर्त। अल्लाह और अल्लाह के रसूल टीचिंग के खिलाफ नहीं होना चाहिए। और नंबर 2 मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं। अगर ये 2 शर्त पूरी हो जाती, आप जो मुझसे काम लेना चाहते, मैं मेरे मुल्क के लिए हाजिर हूं। फिर तो उन्होंने बोला वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। तो गुफ्तगू हुई, काफी गुफ्तगू हुई। आप चाहते क्या? नहीं कुछ नहीं, हम कोशिश करेंगे अभी आपको वापसी आने के लिए। तो उस वक्त तो कुछ कहा नहीं, लेकिन एकदम पैचअप कर लिया ऐसा कि अभी हम विद इन कपल ऑफ मंथ्स आप वापस आ सकते। मुझे उम्मीद तो थी नहीं। फिर मुझे कहने लगे वो आदमी, शख्स जो आया था उधर से, दिल्ली से, कि हम चाहते हैं कि आप हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट करो कश्मीर इशू पे, कि जो हम 370 आर्टिकल को निकाल रहे वो सही है। तो मैंने कहा ये तो नामुमकिन है, मैं मेरे मुसलमान भाइयों के साथ गद्दारी कर ही नहीं सकता। तो मुसलमान कश्मीर में उनका हक है फ्रीडम, और जो ने मुआहदा किया है उसके तहत रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आर्टिकल 370 द पार्ट ऑफ द इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर दे हैव गॉट फ्रीडम। कुछ चीज़ के अंदर ऑटोनॉमी है, कुछ चीज़ के अंदर वो साथ में इंडियन गवर्नमेंट के है। लेकिन आप अगर कहीं ऑटोनॉमी को निकाल देंगे तो जास्ती है उनके ऊपर। इंडिया को इंडिपेंडेंस जब मिला, काफ़ी ऐसे जो पार्ट्स ऑफ इंडिया है जो ऑटोनॉमस, इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकती। तो ये तो कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है, मेरे मुसलमान भाई का गद्दारी है। उनका रिएक्शन तो नहीं ऐसा मत, वैसा कुछ लिखूं मैं, लास्ट आउट ऑफ द क्वेश्चन। हाँ ये बोल सकता हूँ क्या गलत हो रहा है, ये बोल सकता हूँ कि गलत हो रहा है, एंड आई एम टोटली अगेंस्ट इट। ठीक है, उनका स्टाइल था, ये बीजेपी गवर्नमेंट का स्टाइल है कि मुसलमान को अगर जो चाहते हैं अपने काम कराने के लिए, चाहे उलमा हो, चाहे बिजनेसमैन मुसलमान हो, कोई भी हो, या गैर मुस्लिम हो, वो पहले आके प्यार से बात करते, फिर कोशिश करते पैसे देके खरीदने की। नहीं खरीदा जाता धमकी देते, अंदर कर लेंगे। ये उनका फॉर्मूला है, प्यार से करके तारीफ करो, हम तुमको फायदा देंगे। नंबर 2 पैसे देके खरीद। अक्सर ये पहले 2 में अक्सर लोग मान देते,
तीसरा है नहीं करेंगे तो हम ईडी की रेट डालेंगे, इनकम टैक्स की रेट डालेंगे। तो मेरे साथ तो सब कुछ कर लिया उन्होंने, मुझे प्रॉब्लम ही नहीं, पुलिस भेजे, ईडी भेजे, ये भेजे, नंबर 1 टेररिस्ट कह दिया। तो मैं थैंक यू बोलता हूँ कि लोग मुसलमान में तो काफ़ी लोग, अक्सर लोग जानते थे इंडिया में, गैर मुस्लिम में भी जानते थे, लेकिन मोदी के बाद ये गोदी मीडिया जो है, वो जो मुझे हमेशा मीडिया पे आने की वजह से अभी तो माशाअल्लाह बहुत स्मॉल परसेंटेज नॉन मुस्लिम इंडिया में होंगे जो मुझे नहीं जानते। नहीं, मुझे नहीं लगता कि नहीं जानती हूँ, बहुत कम होगी। तो ये उनकी बदौलत है। और उसके बाद लेकिन जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, चाहे मलेशिया में हो या बाहर हो, गैर मुसलमान अब भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। उनका मेन प्रॉब्लम था कि जब मुसलमान में लेक्चर में आते वो अलग बात है, लेकिन मुतासर होके वो इस्लाम की जो गलत फहमी दूर हो जाते हैं और काफ़ी लोग इस्लाम भी कबूल करते हैं। तो उसके वजह से उनका नुकसान हो रहा था, वो हिंदुत्व का जो स्टेटमेंट था ना। और फिर बाद में NEC एक्ट आ गया, वो बिल पास हो गया, वो चाहते थे उसके अंदर भी मैं सपोर्ट करूँगा, आउट ऑफ द क्वेश्चन। वाह। तो उस टाइम क्योंकि हम वापस उस पहलू पे आते कि वो मेजॉरिटी में थे तो पास कर सकते थे, करो पार्लियामेंट में जाओ, कोई ऑपोजिशन ले नहीं सकता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं है। इंडियन पार्लियामेंट का रूल है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के लिए आपके पार्टी को कम से कम 10% सीट चाहिए। तो 543 में से 55 सीट्स अगर आपकी पार्टी को मिले तो आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन सकते। 10 साल तक के कोई भी पार्टी को 55 सीट्स भी नहीं मिले तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन था ही नहीं। लेकिन ये इलेक्शन अभी जो कुछ चंद महीने पहले 2024 में ख़त्म हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कांग्रेस को 99 सीट्स मिल गए और बाकी जो इंडिया का गठबंधन था उन्हें मेजॉरिटी तो नहीं मिला लेकिन क्लोज थे। तो नाउ द ऑपोजिशन इज स्ट्रांग। अभी क्या हो गया, अब जो बोले ना उनका तो दबाव और दबदबा मोदी का अभी कम हो गया। अभी ये 2 मेजर जो पार्लियामेंट के साथ जो खिलवाड़ किया मुसलमानों के साथ, और जो पार्लियामेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके जो अमेंडमेंट करके जो मुसलमान पे जबरदस्त बहुत सी चीजें किए, ये 2 मेन थे। अभी 3rd करने जा रहे थे। कुछ हफ्ते पहले एक अमेंडमेंट बिल लेके आए उनने, वक्फ अमेंडमेंट बिल। वक्फ तो आप जानते हैं कि एंडोमेंट है, और इंडिया में एक बॉडी जिसके पास सबसे ज्यादा लैंड है, नंबर 1 इज द डिफेंस ऑफ इंडिया, नंबर 2 इज इंडियन रेलवेज, नंबर 3 इज द मुस्लिम वक्फ बोर्ड। तो मुस्लिम वक्फ की जो जायदाद है, जो प्रॉपर्टी है, वो 9.4 लाख एकड़ है। 9.5 लाख तकरीबन 9.5 लाख एकड़ है, बताइए, અને 41 बिलियन स्क्वायर फीट અને 3,800 स्क्वायर किलोमीटर कंट्री से ज्यादा है। हमने छोटे छोटे कंट्री जो बाहर में उससे बड़ी है। जी जी जी। तो ये अभी बिल में अमेंडमेंट लेना चाहते हैं, क्या वो बिल के बोर्ड के ऊपर नॉन मुस्लिम को रखेंगे, हम गवर्नमेंट को और पावर देंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब पार्टीशन हुआ तो उसको इंडिया को तो डेमोक्रेटिक कंट्री बनाए, लेकिन हमारे जो मुसलमान थे उनने जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कायम किया, ये एक फिनोमिनल है। तो इसलिए कोई भी गैर मुस्लिम कंट्री दुनिया की है, इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट और दी बेस्ट गुड से, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। वक्फ की प्रॉपर्टी जो है, जो मुसलमान ने ड्राफ्ट किए कॉन्स्टिट्यूशन में, ये वक्फ के जो पॉइंट्स है इज बेटर देन मेनी ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज। मुस्लिम कंट्री के जो वक्फ के पॉइंट्स है वो इंडियन वक्फ बोर्ड और पावरफुल है। इतना महफूज किया गया है ताकि जो हमारे दादा बाप दादा परदादा थे, जो डिकेड और सालों पहले, 100 साल 150 साल पहले या जो वक्फ किया उसको सिक्योर किए थे। अब ये मोदी गवर्नमेंट उसको हड़प करना चाहता है। 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट है ये वक्फ जो है, इट्स नॉट पब्लिक, और बाकी तो गवर्नमेंट की है ना, डिफेंस एंड रेलवे, ये तो प्राइवेट है मुसलमान की, यानी अल्लाह के लिए वक्फ किया गया है। इट शुड बेनिफिट ओनली द मुस्लिम्स। तो उसके अंदर वो अमेंडमेंट लेना चाहते हैं, अपने पास रखना। ठीक है, थोड़े मुसलमानों ने गलती की, मुसलमान जो मुतवल्ली है अब पैसा खाए और फायदा लिए, तो फायदा लेने से वक्फ बोर्ड का नुकसान हो रहा है। तो उस आड़ में उसको एक्सक्यूज बना के बोलते हम अमेंडमेंट करना चाहते हैं, अमेंड करे तो ये पूरा हड़प कर सकते। आप समझे ना? तो कुछ मुसलमान गलत है, जो मुतवल्ली है अपने फायदे के लिए रिश्वत लेते, कम भाव के ऊपर
ज़मीन दे देते ऑन रेंट, और कई बार गवर्नमेंट चीप रेंट पे ले देती। आपको शायद पता नहीं होगा, दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव घर किधर है? मुंबई में। कौन किसका है? मुकेश अंबानी का। अच्छा। वो $2 बिलियन होते, कोई बोलता है 1, कौन बोलता है 1.5, $2 बिलियन। मुकेश अंबानी का। मुकेश अंबानी का। बताइए। दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव हाउस, जो 27 माले की बिल्डिंग है एंटेलर, उसके ऊपर 3 हेलीपैड है, दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव हाउस। उसकी प्रॉपर्टी किसकी है? वक्फ बोर्ड की। अच्छा, ये मुस्लिम वक्फ थी, लेकिन वक्फ की। कोई मुसलमान ने गड़बड़ किया है, रिश्वत है क्या, मुझे पता नहीं डिटेल्स उसके ऊपर कोर्ट केस हुआ था। कोर्ट केस होने की वजह से महीनों तक या कई साल तक वो अपने घर में एंटर भी नहीं कर सकते, लेकिन अभी वो क्लियर हो गया। अच्छा, आई मस्ट से कि शायद ये जो हिंदू हमारे भाई देख रहे होंगे वो शायद डिसएग्री करें इस बात से, ऐसा नहीं है। और काफी फेमस ये केस हो गया था। हाँ। वो अलग बात है कि उसके अंदर मुसलमान की गलती तो होगी, उन्होंने कैसा उनको दिया? वक्फ प्रॉपर्टी तो बेच नहीं सकते, वक्फ है ना। हाँ। वक्फ प्रॉपर्टी आप रेंट कर सकते, ये कर सकते। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुछ मुसलमान अपने फायदे के लिए कुछ ना कुछ गलत कर देंगे, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आप लॉ में तब्दीली ला सकते। इतनी तब्दीली मत लाओ कि आप पूरा हड़प कर सके। तो उनमें बोला अच्छा हम वापिस से चेक करेंगे वक्फ प्रॉपर्टी, कहने हम गैर मुस्लिम को बनाएंगे उसके कमेटी में। गैर मुस्लिम कैसे कमेटी में आ सकता है? फिर कहने लगा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो डीएम में वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर सकता है। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो वो तो पूरा पॉलिटिकल अपॉइंटेड है। उसका मतलब ये अगर अमेंडमेंट बिल आ गया तो गवर्नमेंट चाहे तो आराम से प्रॉपर्टी हड़प कर सकती है। सही है। तो ये मैंने चंद रोज पहले कहा। मेरा जो लास्ट सैटरडे हुआ था, अभी क्या है, थर्सडे, तो 4 या 5 दिन पहले मैंने मेरे लाइव Q&A में कहा आज डॉक्टर जाकिर में। तो अभी इंडिया मीडिया में ऑफिस से आ गया, डॉक्टर जाकिर नायक भड़कीले बयान दे रहा है, मुसलमान को भड़का रहा है इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ। शुरू हो गया। नहीं, वो डॉक्टर साहब जवाब नहीं मिला मुझे कि जब आपने उनको जवाब दे दिया जो इंडियन ऑफिशियल आए थे, तो उनका क्या रिएक्शन था? वो फिर उठ के चले गए कि बात नहीं, उस टाइम तो बाद में मेरे कांटेक्ट में थे ना। उधर गए तो एकदम अच्छे से गए, अभी आप अभी ग्रीन सिग्नल दे दे, आप वापस से इंडिया आ सकते। हाँ। मुझे तो उम्मीद थी नहीं, लेकिन मैं मेरे मुल्क के लिए जो भी जायज है, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। यस। मोदी ने अगर कुछ प्रॉब्लम किया तो उनसे इख्तिलाफ हो सकता है, जगह से नहीं है। India is in terms of amongst the non-Muslim countries in the world, one of the best. अच्छा। non-Muslim country, वो सब मुस्लिम कंट्री से भी अच्छा है। सही। अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक अलग सब्जेक्ट है। अब इंडिया आप नहीं जाएंगे? नहीं, अल्लाह चाहा तो क्यों नहीं। अगर अभी मोदी नहीं रहा और जो नेक्स्ट गवर्नमेंट अगर जस्ट रहेंगी तो जरूर जाऊंगा मैं। क्योंकि अभी तक के आई हैव नॉट बीन कन्विक्टेड। जब इंडियन गवर्नमेंट ने फाइल की मेरे खिलाफ कोर्ट के अंदर, मेरी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया, तो हमने उनको कोर्ट के अंदर उसके अगेंस्ट पिटीशन फाइल की। तो उसका जज जो था, द चीफ जज ऑफ द ईडी कोर्ट, उसका नाम था मनमोहन सिंह, वो सिख था। तो उनने जब इल्ज़ाम लगाया था आपके टेररिस्ट है, टेररिस्ट बयान देता है, लोग को बोलता है, भड़काले बयान देता है और टेररिज्म फैलाता है, तो वो जज ने कहा कि आपको शायद पता नहीं, मैंने सैकड़ों जाकिर नाइक के लेक्चर देख चुका हूँ। आप मुझे एक लेक्चर बताओ उनका, डॉक्टर जाकिर नाइक का, इन कॉन्टेक्स्ट उनने टेररिज्म को प्रमोट किया है, और मैं उनके पूरे प्रॉपर्टी के ऊपर जब्त लगाने का ऑर्डर दे दूंगा। सही है। सिर्फ एक। नहीं, लॉयर चुप हो गया। तो उनने कहा कि आपने डॉक्टर जाकिर नाइक के बयान देखे? तो लॉयर बोला नहीं देखा मैंने। तो आपने जब सुने ने उन पे इल्जाम लगा रहे, कम से कम सुनो तो सही। तो हिस्टोरिकल जजमेंट था, तो उसके ऊपर स्टे आ गया। बस स्टे आने की वजह से हम उनको बेच नहीं सकते, प्रॉपर्टी को रेंट नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद आपको पता है, अगर कोई जज, उस टाइम मोदी का काफी पावर अभी भी है, जुडिशरी है, नहीं जरा ज्यादा, तो जुडिशरी भी डरने लगी। आपने बयान उनके, अगर आपने फैसला उनके हिसाब से नहीं किया, आपको ट्रांसफर कर लेते उनके हाथ में। तो इंटरफेरेंस बहुत है, ये अभी कम हो गया। तो ये जो आप बोल रहे मोदी का जो पावर है अभी, ये अमेंडमेंट बिल क्या हो गया, जब उनने टेबल किया, ऑपोजिशन ने ऑब्जेक्शन लिया, तो पार्लियामेंट हैड टू पुट इट टू अ जुडिशरी पार्लियामेंट। आप समझे ना। और बोले जिसको ऑब्जेक्शन है 13 सितंबर इज डेडलाइन। 13 सितंबर तक जो मुसलमान को बिल पे ऑब्जेक्शन करो। तो ये जुडिशरी पैनल हो गया। तो मैंने मेरे बयान में क्या और एक पोस्ट किया
क्या अभी मुसलमान को जागना चाहिए। अगर एक मस्जिद हमारी बाबरी मस्जिद गई तो इतना हल्ला गुल्ला हुआ, ठीक है, हाथ से निकल गई। अगर ये अमेंडमेंट बिल पास हो गया तो हजारों मस्जिद जाएंगी, क्योंकि ये वक्फ प्रॉपर्टी जैसा मैंने कहा 3800 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है। इट इज़ 9.5 लाख तकरीबन एकड़ लैंड है। इसके अंदर हजारों मस्जिद है, लाखों होंगी, हजारों कब्रिस्तान है, मदरसा है, प्रॉपर्टीज है, आराम से हाथ से जा सकती है, कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा मुसलमानों से, अगर आप नहीं जागेंगे आज, अल्लाह आपको दोषी ठहराएगा, आपको और हमको। बेशक ये हमारा फर्ज है। अगर हमारे बाप दादा ने परदादा ने वक्फ किया है तो हमारे बेहतरी के लिए, और हम सो रहे हैं, हम इसके रिस्पॉन्सिबल है। तो मैंने कहा आप जाके ऑब्जेक्शन रेज करो। और अगर 2.5% मुसलमान भी, हमारी आबादी 210 मिलियन है, 210 मिलियन है, 21 करोड़ अकॉर्डिंग टू PW रिपोर्ट एंड इंडियन रिपोर्ट। अगर 2.5% भी, अगर 50 लाख भी ऑब्जेक्शन किए, 2.5% सिर्फ, तो ये बिल रुक जाएगा। तो क्योंकि मैं मुसलमानों को कह रहा था ऑब्जेक्शन लो, तो ये गोदी मीडिया को आप देखेंगे अभी शुरू हो गया। मैं कल परसों देख रहा था, ओ डॉक्टर जाकिर नाइक इज इंसाइटिंग हेट। व्हाट इंसाइटिंग हेट? हक मान रहे हमारा। इफ आई एम ट्राइंग टू गाइड द मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि आप ये बिल को रिजेक्ट करो, तो ये अमेंडमेंट बिल रुक जाएंगी और मुसलमान का फायदा होगा। डॉक्टर साहब, आप जो माहौल में आए, दीनी माहौल में, इसका क्रेडिट आपकी वालिदा को जाता है या वालिद को जाता है, किसको जाता है? वहाँ से वो लोग भी माहौल में थे या आप निकले हैं घर से और आपने एक लेगेसी कंटिन्यू की है, ये क्या हो बताइए। जहाँ तक कि घर का माहौल था, अल्हम्दुलिल्लाह घर का माहौल काफ़ी इस्लामिक था, लेकिन वालिदैन ने कभी भी हमें फोर्स नहीं किया, कभी भी फोर्स नहीं किया कि नमाज पढ़ो, कहते थे लेकिन कभी ज़बरदस्ती नहीं की। ठीक है। तो हम जब मैं स्कूल में था तो बचपन से याद है मुझे कि मैं नर्सरी के अंदर या जूनियर KG में रोज़ा रखा है, लेकिन पूरा महीना मैंने पूरा किया सेकेंड स्टैंडर्ड एट द एज ऑफ 7। तो 7 साल की उम्र में सबसे पहली बार मैंने पूरा रमज़ान रोज़ा रखा। उसके पहले एट द एज ऑफ 4 या 5 मैंने 5-10 रखा हूँ। और जहाँ तक कि नमाज़ पढ़ने का सवाल है, तो मैं मेरे वालिदैन को देखता था तो मैं नमाज़ पढ़ता था, कभी दिन में 2 बार, कभी दिन में 3 बार, कभी दिन में 4 बार, लेकिन कभी वालिदैन ने ज़बरदस्ती नहीं करी, लेकिन लोग पढ़ते तो मैं भी पढ़ता था। स्टैंडर्ड 7 या 8 के अंदर है जब मेरे वालिदैन की एक सहेली थी जिसने मुझे कहा कि बेटा आप जब नमाज़ पढ़ते 5 टाइम पढ़ते, कभी पढ़ता हूँ, कभी 3 बार, कभी 4 बार, कभी 5 बार। तो उन्होंने कहा कि आप जब नमाज़ पढ़ेंगे तो अगर आपने नमाज़ पढ़ी असर की तो अल्लाह से दुआ करो कि आपकी मगरिब मिस ना हो। जब मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज के बाद दुआ करो कि ईशा मिस ना हो। ईशा की जब नमाज़ पढ़ेंगे दुआ करो कि फजर मिस ना हो, और फजर के बाद दुआ करो कि जोहर मिस ना हो, जोहर के बाद असर मिस ना हो। ये 40 दिन तक की, अगर उसके बाद आपको अगर जितने बार पढ़ने का पढ़ो, तो मैंने कहा अच्छा इंशाल्लाह 40 दिन तो पूरे करूँगा मैं, 40 दिन करने में क्या है। वाह। तो उस टाइम से अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं 40 दिन अगर आप नमाज को नहीं छोड़ोगे ना, तो फिर 40 दिन के बाद नमाज आपको नहीं छोड़ेगी, नमाज पकड़ लेगी आपको। तो ये एक आदत होती है, बन जाती है। तो 7वीं में था मैं तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली, उस टाइम से माशाल्लाह 5 टाइम की नमाज। तो जहाँ तक कि घर का माहौल इस्लामिक था, लेकिन इट वॉज ओपन। लाइक अब्बा अम्मी ने हमको फ्रीडम दिया था, जो आपको सही लगे कहो, वो गाइड करते थे। लेकिन एक एवरेज मुस्लिम जो करता है 5 टाइम नमाज माशाल्लाह पढ़ते थे फ्रॉम द एज ऑफ 7, स्टैंडर्ड 7 से एज ऑफ 13 से रोज़ा रखते थे माशाल्लाह, हज भी किया था। तो माहौल वैसा जो एवरेज मुस्लिम अच्छा, लेकिन दावती मिजाज नहीं था मेरी ज़िंदगी में। मैं 1987 में जब मैं मेडिकल कॉलेज में 2nd ईयर में था, तो उस वक्त मैंने शेख अहमद ईदा से मुलाकात की। वाह। तो मेरे वालिद का शौक़ था माशाल्लाह, वो कई उलमा से हमेशा रब्ता में रहते थे, और उनका मिजाज था कि ओपन माइंडेड थे, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेली हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे सलफ़ी हो। वाह। मुख्तलिफ
इख्तलाफे राय रखते थे लेकिन एक तरीके से, मतलब सारे भाई भी नहीं। वो माशाल्लाह मेरे वालिद के अंदर अल्लाह की मिजाज था। ठीक है, आपको सही लगता है करो, मुझे सही लगता है, तो वो कभी बहस में नहीं पड़ते थे। और वो अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई हाँ मैं 5 नमाज पढ़ो, ये करो। सही। तो अहमद दीदार साहब आए थे बम्बई में 1987 में। सही। तो उन्होंने मुझे कहा कि मिलने आते। उस टाइम मैंने एक आध कैसेट देखा तो मतलब क्या मिलने का, लेकिन वालिद ने कहा इसलिए मिलने गया मिलने के लिए। और जब मिलने गया मेरे भाई के साथ, तो मेरे भाई ने कहा कि आपका लेक्चर रखते कल। तो उन्होंने बोले अभी रात का टाइम है, कल रात को मैं जा रहा हूँ, हार्डली 20 घंटा कैसा रखेंगे हम। अच्छा ठीक है। तो हमने पहले बार ऑर्गेनाइज किया शेख अहमद दीदात का लेक्चर विदाउट एनी मीडिया पब्लिसिटी, क्योंकि रात को तकरीबन 11-12 बजे उन्हें हाँका और नेक्स्ट डे 7 बजे शाम को प्रोग्राम था, तो प्रेस में देने का टाइम नहीं था। तो वालिद ने फ़ोन करके माशाल्लाह अपने कॉन्टैक्ट के लोग को बुलाए। तो वो प्रोग्राम पहला प्रोग्राम था शेख अहमद दीदात। तो उसके बाद वो लाइव प्रोग्राम देखने के बाद मैं अहमद दीदात का फ़ैन बन गया। उसके पहले मैं फ़ैन नहीं था। सही। और अहमद दीदात को मिलने के बाद फिर हमने उनको वापस से बुलाया तकरीबन 7-8 महीने बाद, और वो 18 दिन के लिए आए थे इंडिया में। और उनके काफ़ी प्रोग्राम हमने रखे बॉम्बे में। और वो जब ऑर्गेनाइज़ किए तो उन्होंने पूरा सेट दिया था मुझे, लेकिन वो आने के पहले मैंने काफ़ी कैसेट उन्हें देख चुका था। उसके बाद मैं उनका फ़ैन बन गया और मैं उनको इमिटेट करने लगा। और मेडिकल कॉलेज में जब मैं दावत करता था तो मेरे मुसलमान दोस्त काफ़ी कम होते, हार्डली मे बी 4% होते थे मुसलमान इन द मेडिकल कॉलेज। तो भाग जाते थे, बोलते कि जाकिर के साथ तो पिटवा देंगे हम। तो मैं हमेशा कहता था कि, और वो कहते थे कि आप अगर दावत करेंगे अपने प्रोफेसर से वो आपको फेल करेंगे। तो मैं कहता था अगर मेरे प्रोफेसर मुझे फेल करेंगे तो मुझे और 1 साल मौका मिलेगा उनसे दावत करने का। तो मेन जो अगर क्रेडिट जाता है जो रुख को बदलने का मेरे दावती मैदान में, दीनी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन थे, लेकिन मुझ पर ज़बरदस्ती नहीं किया। दीदार साहब को मिलने के बाद दीदार साहब ने मुझे डॉक्टर ऑफ बॉडी से डॉक्टर ऑफ सोल कर दिया, तब्दील कर दिया। वाह, डॉक्टर ऑफ सोल, बॉडी टू डॉक्टर ऑफ सोल। क्या बात है भाई। पहले मैं जिस्म का तबीब था, डॉक्टर था, अब रूह के, उसके बाद रूह का तबीब। और जो मज़ा मिलती थी अगर कोई पेशेंट को क्योर करने में, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं समझता था कि मेडिकल प्रोफेशन इज़ द बेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, इसीलिए मैंने चुना कि मैं डॉक्टर बनूँ। मेरे वालिद भी डॉक्टर थे, मेरे भाई भी डॉक्टर थे, उन्हें जबरदस्ती नहीं की, लेकिन मैं समझता था कि एक मेडिकल डॉक्टर, एक तबीब सबसे बेहतरीन प्रोफेशन है। जब दीदार साहब के बाद मिलने के बाद मुझे पता लगा कि अल्लाह ताला कहते हैं कुरान में सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33 में, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिला सालिहान व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। Who is better in speech than one who invites to the way of the Lord, works righteousness and says I'm a Muslim? कौन बेहतर है स्पीच में? वो शख्स जो अल्लाह की तरफ बुलाता है, इनवाइट एंड, और वो कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ। तो सबसे बेहतरीन प्रोफेशन जो अल्लाह ताला के नज़दीक जो कुरान मजीद में कहा गया है वो दाई का, लोग को इस्लाम की तरफ बुलाना। और दाई मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, डॉक्टर साहब दाई, डॉक्टर साहब की वाइफ दाई, डॉक्टर साहब के बेटे दाई, डॉक्टर साहब की बेटियां दाई, और मतलब एक पूरा ख़ानदान आपका माशाल्लाह दाई सिस्टम पे है और लेगेसी कंटिन्यू हुई भी है। सर अल्लाह आपको इस्तकामत दे इस चीज़ पे। तो माशाल्लाह आपने बहुत काम किया है दीन के हवाले से, अल्लाह ने बहुत काम मज़ीद लेना है।